हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। तो चलिए आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बायो में पढ़ रहे थे कोशिका चैप्टर को, यानी कि सेल को, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में और सेल के इंट्रोडक्शन इसको देख लिए थे। ठीक है, और पिछले क्लास में एक हेडिंग आपको देकर छोड़ दिए थे कि हम लोग पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी कि वो था क्या, सेल का स्ट्रक्चर यानी कोशिका का संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग कोशिका का संरचना और उससे रिलेटेड और भी कुछ अन्य बात, सेल ऑर्गन और कुछ सेल ऑर्गन के जो कार्य हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। लेकिन सेल स्ट्रक्चर पे आने से पहले आज अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड 3 वैज्ञानिक का नाम आता है, स्लाइडेन, स्वान और बिरचो। कौन कौन आता है? स्लाइडेन, स्वान और बिरचो। चूंकि देखिए स्लाइडन और स्वान ने जो थ्योरी पेश किया, ठीक है ना, उसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, यानी उसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, तो उसको नए तरीके से उसको पूर्णतः परिभाषित किया बिरचो ने। ठीक है, तो ये क्या है कोशिका सिद्धांत, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड तो पहले हम लोग देखेंगे किसको, सेल थ्योरी को। ठीक है, यानी कि कोशिका का सिद्धांत। या कोशिका सिद्धांत कहिए, बात एक ही है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से, ठीक है ना, 3 साइंटिस्ट, 3 वैज्ञानिक है जुड़े हुए। ठीक है, पहला है आपका स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडन एवं स्वान। ठीक है, उसके बाद तीसरे हैं आपका रुडोल्फ बिरचो। रुडोल्फ रुडोल्फ बिरचो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों जो देते हैं, ठीक है, सिद्धांत, वो उसमें ज्यादा निष्कर्ष नहीं दे पाते हैं, और उसको पूर्णतः निष्कर्ष यानी कि इसको पूरा करने का काम करता है कौन? रुडोल्फ बिरचो पूरा करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए कि इस थ्योरी में क्या था और रुडोल्फ बिरचो ने उसमें क्या सुधार किया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए कि पहले स्लाइडन और स्वान ने दिया, तो देखिए स्लाइडन का पूरा नाम था मैथियस, ठीक है ना, मैथियस स्लाइडन। क्या नाम था? मैथियस स्लाइडन, इसका पूरा नाम था मैथियस मैथियस स्लाइडन। ठीक है, ये जर्मनी का था, यानी कहां का था? एक जर्मन वैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया कि 1838 में, ठीक है ना, पौधे पे अध्ययन किया। ठीक है ना, ये जर्मनी का था, ये जर्मनी का था। और 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, ठीक है ना, 1838 में क्या किया? पौधों पे शोध किया, या कहिए अध्ययन किया, स्टडी किया। समझ में आ रहा है? और इस स्टडी में उन्होंने क्या पाया, यानी इस अध्ययन में उन्होंने क्या पाया? यह पाया कि जितने भी पौधे हैं और उनका जो टिश्यू है वो कई सेलों से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा ना कि अध्ययन में क्या पाया? अब देखिए टिश्यू, सेल, इसके बारे में हम लोग, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट यानी कि सेल के पार्ट 1 में हम लोगों ने, ठीक है ना, इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया है। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट अगर डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो उनसे, ठीक है ना, हम यही कहेंगे कि पहले आप सेल चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टडी में इसने कहा कि अगर प्लांट जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, तो ये टिश्यू बना कैसे? तो ये टिश्यू बना है, ठीक है ना, कई सेलों से। समझा? यानी कई कोशिका मिलकर क्या बना है? प्लांट का टिश्यू बनाया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये इतना किसने बताया? ये बताया आपका स्लाइडर ने। फिर बाद में, ठीक है ना, स्वान आता है। ठीक है ना, बाद में स्वान
यानी दोनों मिलकर थ्योरी पेश करता है। बाद में स्वान आता है जिसका पूरा नाम है थियोडोर स्वान, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम क्या है, ये स्वान आता है, थियोडोर स्वान, ठीक है ना। इसने क्या कहा, तो देखिए ये कहता है कि क्या कहता है, तो देखिए इसने वो किया, ये किया किस पे, आपका प्लांट सेल पे स्टडी, तो ये करेगा आपका एनिमल सेल पे स्टडी, यानी कि जंतु कोशिका पे स्टडी। तो ये कब किया, तो ये किया 1839 में, जस्ट इसके एक साल बाद 1839। ये ब्रिटेन का था, समझ में आ रहा है, ये कहां का था जी, ये ब्रिटेन का साइंटिस्ट था। और इसने क्या किया, इसने एनिमल सेल पे यानी कि जंतु कोशिका पे अध्ययन किया, जंतु कोशिका पर अध्ययन यानी कि क्या किया, स्टडी किया। और इस स्टडी में इन्होंने क्या पाया, ठीक है ना, तो देखिए इस स्टडी में इसने पाया कि जितने भी सेल है यानी कि कोशिका है, ठीक है, तो उस कोशिका के बाहर एक पतली परत है, यानी कि इसने स्टडी किया जिसने पाया कि जंतु जो कोशिका है, सेल है, इसके बाहर अगर ये सेल है तो इसके बाहर एक पतली सी परत है, ठीक है ना, क्या है, सेल के बाहर पतली सी परत है, जिसे इसने क्या कहा, इसे इसने कहा, ठीक है ना, जीव द्रव झिल्ली। क्या कहा, जीव द्रव झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली कहा। अब जीव द्रव झिल्ली की कहा, ठीक है ना, अभी जीव द्रव आपको नहीं बताएं, आगे बताएंगे, थोड़ा सा समझ जाइए कि सेल के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्या, जीव द्रव। क्या बोलते हैं, जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए इसके अंदर रहेगा और ये इसका परत है, यानी जीव द्रव झिल्ली। देखिए इसी को जीव द्रव झिल्ली को ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आ रहा है समझ में, तो ये किसने कहा, स्लाइडन एवं स्वान ने, ठीक है ना। जहां स्लाइडन ने आपको प्लांट एनिमल पे स्टडी किया, वही आपका स्वान कहां किया, जंतु कोशिका पर, यानी कि एनिमल सेल पे, ठीक है। अब देखिए कि स्वान ने, यानी कि अब स्वान ने क्या बताया, तो स्वान ने यह बताया कि प्राणियों का जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है ना, चाहे प्राणी हो या वनस्पति हो, का जो शरीर बना है, समझ में आ रहा ना, या तो सेल या से उसके उत्पाद से बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसने क्या बताया स्वान ने कि अगर कोई प्राणी है, प्राणी मतलब क्या, एनिमल, एनिमल से हम लोग भी आएंगे, या वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या, प्लांट्स का, इन दोनों का अगर बॉडी बना हुआ है, ठीक है ना, चाहे इसका बॉडी हो चाहे इसका बॉडी हो, तो किससे बना हुआ है, तो ये बॉडी जो बना हुआ होगा, ये बना हुआ होगा सेल से। किससे, सेल से, यानी कि कोशिका से, या इसी के उत्पाद से, उत्पाद से, यानी कि प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट से। अब इसको समझिए, ठीक है, यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने, ठीक है ना, चर्चा कर लिया था कि जो सेल है किसी भी बॉडी का, ठीक है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि आपका फंक्शनल एवं क्या बोल सकते हैं, संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। यानी कि ये बना हुआ है, जितना भी बॉडी बना हुआ है सेल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब सेल से बनेगा डायरेक्ट, या तो सेल के उत्पाद से। सेल के उत्पाद कहने का मतलब है कि सेल आगे जाके टिश्यू बनेगा, तो वो भी क्या हुआ, सेल का उत्पाद हुआ। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनेगा, आपका ऑर्गन बनेगा, समझ में आ रहा है, तो वो भी क्या है, सेल का ही उत्पाद है, क्योंकि सेल अगर नहीं रहता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता तो आपका ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, आगे फिर कोई किसी बॉडी का निर्माण नहीं होता। समझ में आ रहा है, यानी कि चूंकि आपको पता है, ठीक है ना, कि कोई भी, यानी कि जो सजीव है वो एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय तो सेल से बना हुआ है, बहुकोशिकीय तो सेल के
उत्पाद से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये किसने बताया? स्वान ने, कि जितने भी प्राणी हैं या वनस्पति हैं यानी कि एनिमल्स या जो भी प्लांट्स हैं, उसका जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से या इसके उत्पाद यानी कि सेल प्रोडक्ट से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? इतना इसने कहा, ठीक है ना। किसने कहा? स्वान ने कहा, ठीक है। लेकिन देखिए स्लाइडन एवं स्वान ने यह नहीं बताया कि अगर सेल की निर्माण हो रहा है तो सेल का निर्माण हो कैसे रहा है, यानी कि वृद्धि के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। सेल का निर्माण, सेल डिवीजन के बारे में किसने नहीं बताया? स्लाइडन एवं स्वान ने नहीं बताया। आ रहा है समझ में? अब देखिए तो स्लाइडन एवं स्वान ने इसके बारे में नहीं बताया। इसके बारे में आगे कौन बताता है? तो इसके बारे में बताता है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। देखिए रुडोल्फ विर्चो ने एक नया अपना सिद्धांत देता है। समझ में आ रहा है? तो रुडोल्फ विर्चो ने एक नया सिद्धांत क्या दिया? तो इसमें देखिए कि स्लाइडन एवं स्वान अभी जस्ट बताएं कि उन्होंने नहीं बता पाया कि सेल का निर्माण होता कैसे है, हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है ना। इसके बारे में नहीं बता पाया। तो इसके बारे में देखिए स्लाइडन एवं स्वान नहीं बता पाया, तो रुडोल्फ विर्चो एक नया सिद्धांत देता है। रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो एक नया सिद्धांत दिया। और इस नए सिद्धांत में उसने क्या कहा? तो उसने कहा, देखिए पहले तो ये दिया कब है? तो ये दिया है 1855 में। कब दिया? 1855 में, ठीक है। और ये प्रथम बार, मतलब कोई प्रथम बार बताया सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है ना। अगर कोई सेल डिवीजन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बताने वाला है तो कौन है? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया कि किसी भी जो सेल का निर्माण है, ठीक है ना, किसी भी सेल का जो निर्माण होता है वो, ठीक है ना, उसके पुराने सेल से ही नया सेल की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है? कि नया सेल जो बनता है, नया सिद्धांत दिया कि सभी जीव सेल, ठीक है ना, और सेल प्रोडक्ट से तो बता दिए, और सेल जो स्थिर और सेल से बना हुआ है, यानी कि जितना भी सेल है, ठीक है ना, वो पूर्व के सेल से ही बना हुआ है, यानी कि पुराने सेल से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए कि सेल डिवीजन के बारे में बताया सबसे पहले। सेल डिवीजन के बारे में इसने बताया। सेल डिवीजन के बारे में मतलब कि क्या? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन होगा तो समझिए एक तरह से ये वृद्धि के बारे में बताया, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी वृद्धि होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सेल डिवीजन के बारे में क्या बताया कि अगर ये कोशिका है, समझ में आ रहा है, कोई सेल है तो इसका डिवीजन होता है कैसे? तो सबसे पहले इसका जीव द्रव, यानी कि ये केंद्रक है, जीव द्रव बांटता है, फिर धीरे धीरे इसका केंद्रक भी 2 गो बट गया, आ रहा समझ में, और यहीं से फिर टूट के 2 सेल बना। समझ आ रहा है? तो इसी से ये बना, तो इसको बोलेंगे मातृ सेल यानी कि मदर सेल। इसको बोलेंगे क्या? मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल। और इसको बोलेंगे पुत्री, पुत्री सेल यानी कि डॉटर सेल। आ रहा है समझ में? तो ये इसी से निर्माण होगा। तो इस आधार पे इसने 2 निष्कर्ष दिया, यानी कि अपने नए सिद्धांत में, ठीक है ना, 2 नए सिद्धांत दिए। पहला इसने ये कहा कि सभी जो जीव है वो सेल से या तो उसके उत्पाद से या तो सेल प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया? दूसरा कहा कि जितना भी सेल का निर्माण हुआ है, समझ में आ रहा है, यानी सभी सेलों का अगर निर्माण हुआ है तो निर्माण हुआ है उसके पूर्व के सेल से, यानी कि उसके पहले से ही जो सेल था उसी से नए सेल का निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है? ये किसने कहा? ये आपका रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है ना। तो ये थे कोशिका सिद्धांत। और भी इसमें कुछ बात है तो चलिए इसको और भी देख लेते हैं विस्तार से। 1 मिनट रुक जाइए, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें और क्या मुख्य बात है, तो इसमें देखिएगा कि इसमें बताया कि सेल, सभी जो सेल है सभी सजीवों का सूक्ष्मतम
ठीक है ना, सूक्ष्मतम इकाई है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, यानी स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है ना। तो और में इसमें भी और भी कुछ बात है जो आपको बता दे रहे हैं। चलिए तो देखिएगा, ठीक है ना, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया था। देखिए इसमें और भी कुछ बात है तो उसको देखिएगा कि इसमें स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा था कि जितने भी, ठीक है, आपका ये सेल है, ये सेल जो है, ठीक है ना, सजीवों का सूक्ष्मतम एवं सूक्ष्मतम इकाई है, यानी माइक्रो यूनिट है। सेल जो है क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है, और साथ में ये क्या है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक भी इकाई है, ठीक है ना, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी है। पहले क्लास में हम लोगों ने, ठीक है ना, इस पे चर्चा कर लिया था। अब उसके बाद क्या है कि इसमें बताया कि नंबर ऑफ सेल के आधार पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल के आधार पे, नंबर ऑफ यानी कोशिका के आधार पे, ठीक है ना, जीव दो तरह के होंगे, एक हो गए एक कोशिकीय, एक होगा बहुकोशिकीय, ठीक है ना, बहुकोशिकीय यानी एक होगा आपका यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय में आपका कौन होगा, बैक्टीरिया वगैरह आएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। बहुकोशिकीय में देखिएगा कि हम लोग सब आ जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी जीव जंतु है। और देखिए जीवन का जो आधार है, ठीक है ना, जीवन का आधार क्या है, सेल है, और इसमें जीवित रहने के लिए कई आपका जैव रासायनिक क्रियाएं होते रहती है, ठीक है ना, क्या होती रहती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। कहने का मतलब है कि जितना भी सेल है उसमें आपका केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो जीव में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है ना। अब ये नहीं होगा तो फिर जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सेल जीवित नहीं रहेगा, सेल जीवित नहीं रहेगा तो टिश्यू मर जाएगा, टिश्यू मरेगा तो समझिए अंग खराब होगा, अंग खराब हुआ तो समझिए पूरा अंग तंत्र सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी ऑर्गन सिस्टम, तो एक बॉडी ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जीवन का आधार है आपका, ठीक है ना, और सेल जैव क्रियाएं रासायनिक के आधार पर होता है। इसमें और क्या होता है कि ये तो बाकी बता दिए, ठीक है ना, कि सेल डिवीजन किया, ठीक है ना, यही सब था आपका, ठीक है। और क्या है इसमें और, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सेल थ्योरी है, ठीक है ना। आई होप, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सेल थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन है, स्लाइडन, स्वान और बिरचो, ठीक है। स्लाइडन ने क्या किया कि स्लाइडन ने आपका पौधे के कोशिकाओं पे अध्ययन किया, यानी कि प्लांट सेल पे अध्ययन किया, और अध्ययन करके क्या बोला, बोला कि जितने भी प्लांट के टिश्यू हैं वो कई सेलों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही आपका स्लाइडन के बाद स्वान आता है, ठीक है ना, स्वान आता है। इसने क्या किया कि जंतु कोशिका पे अध्ययन किया, ये ब्रिटेन का था, ये 1939 में किया है, ठीक है ना। वहीं देखिए इससे पहले इसने क्या किया, 38 में किया था, और इसने अध्ययन करके ये देखा कि जो अध्ययन में दिखाया कि जितना भी, ठीक है ना, एक सेल है उसके बाहरी पे एक पतली परत है जिसको बोला गया जीव द्रव झिल्ली या कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहा गया, ठीक है ना। इन दोनों ने ये बताया कि जो भी प्राणी है, ठीक है ना, यानी कि आपका प्राणी एनिमल हो या वनस्पति हो, उसका बॉडी का निर्माण सेल या, ठीक है ना, उसके प्रोडक्ट से हुआ है। लेकिन इसने क्या नहीं बताया, इसने यह नहीं बता पाया था कि, ठीक है, कि सेल डिवीजन होता कैसे, सेल का निर्माण होता कैसे, तो रोडलॉफ बिरचो ने बताया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कुछ और बात था वो भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि मुख्य रूप से कि क्या क्या ऐसा अंतर है किसमें, प्लांट सेल और ऑर्गन सेल में, ठीक है ना। यानी कि प्लांट सेल और ऑर्गन सेल नहीं, सॉरी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो देखिए उसमें कुछ, दोनों में कुछ खास अंतर तो है नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा ऑर्गन है यानी कुछ ऐसा कोशिकांग है जो आपका किसमें, प्लांट सेल में है तो आपका एनिमल सेल में नहीं है, कुछ एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं है, कुछ है, लेकिन अधिकतर जो है आपका दोनों में सेम ही है, समझ में आ रहा, कुछ कुछ का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक आप चार्ट देख रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस चार्ट को देख के समझिए
कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इधर कोशिका है यानी सेल है, ठीक है ना, यानी सेल का कोई भाग है, सेल का भाग यानी कि ऑर्गन, ठीक है, इधर लिखते हैं जी, इधर समझिए सेल का भाग, अभी तो रेड वाला चल भी नहीं रहा है, ठीक है, सेल का भाग, ठीक है। अब इधर देखेंगे एनिमल सेल, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, प्लांट सेल, प्लांट सेल, ठीक है। अब देखिए कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में पाया जाएगा, समझ में आ रहा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इधर कर देते हैं प्लांट, प्लांट और इधर कर देते हैं एनिमल सेल, ठीक है ना। तो इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, आ रहा है समझ में। आप चार्ट में भी देख रहे होंगे जो सेल वॉल है किस में होगा, पौधे में होगा, जंतु में नहीं होगा। अच्छा पौधा में होगा तो कैसा होगा, ये प्रथम परत होगा, कैसा होगा, प्रथम परत होगा, समझ में आ रहा ना, कैसा होगा, प्रथम परत, क्योंकि पौधे में होगा, अगर ये पौधा का सेल है तो पहले क्या होगा, सेल वॉल होगा, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि क्या होगा, पहला होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आप वहां चार्ट पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, तो क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, तो सेल मेम्ब्रेन देखिए दोनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन प्लांट्स में सेकेंड झिल्ली होगा, क्योंकि ये कोशिका भित्ति के बाद आएगा, और एनिमल में तो भित्ति था ही नहीं, यानी इसमें कैसा होगा, एनिमल में परत यानी कि प्रथम परत होगा, यानी प्रथम लेयर होगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट बात करें लबक की, ठीक है ना, लबक यानी प्लास्टिड, लबक, तो देखिए लबक किस में पाया जाएगा, तो लबक जो है आपका पौधे में पाया जाएगा, हरित लबक, समझ में आ रहा है कि देखिएगा लबक आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल, आपका क्रोमोप्लास्ट, तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाएगा आपको प्लांट्स में, समझ में आ रहा है ना, आपका जंतु में नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है, जंतु में नहीं पाया जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए केंद्रक, तो केंद्रक देखिएगा दोनों में पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना, केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दोनों में, इसमें भी इसमें भी, बस अंतर है इसमें आपका सेंटर में पाया जाएगा और इसके में आपका किनारे में पाया जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए रिक्तिका, यानी कि रिक्तिका देखिएगा कि इसमें रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, रिक्तिका, रिक्तिका इसमें पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा पाया जाएगा और इसमें अपेक्षाकृत छोटे और कई पाए जाएंगे, कई यानी एक से अधिक होगा और इसमें एक ही होगा, समझ में आ रहा है। और आगे देखिए कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया देखिए दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, अंतर बस इतना ही है कि इसमें ज्यादा पाया जाएगा और इसमें कम। अच्छा इसमें ज्यादा और उसमें कम क्यों, देखिए आगे हम बताएंगे कि, ठीक है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम होता है श्वसन करना, ठीक है ना, और श्वसन के थ्रू ये क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब सोच के देखिए कि ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल यानी कि जरूरत किसको है, तो वाकई एनिमल को है, पौधे को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत जिसके पास होगी तो उसमें भाई एनर्जी बनाने वाला सामान भी ज्यादा होना चाहिए, तो क्या है माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया देखिए ऊर्जा तो कि एनिमल में ज्यादा चाहिए तो इसमें ज्यादा है, इसको कम चाहिए तो इसमें कम है, लेकिन होगा दोनों में, समझ में आ रहा है। फिर है संग्रहित भोजन, देखिए यानी कि आपका स्टोरेज फूड, संग्रहित भोजन की अगर बात करें, संग्रहित फूड भोजन, तो दोनों में दो अलग अलग है, ठीक है ना। देखिए जहां आपका पौधे में, ठीक है ना, वसा और स्टार्च होगा, क्या होगा, कुछ वसा भी होगा प्लस स्टार्च होगा, स्टार्च होगा। वही एनिमल में क्या होगा, इसमें वसा और ग्लाइकोजेन होंगे, ठीक है ना। स्टोरेज फूल के रूप में क्या होगा, वसा प्लस ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन होगा, ठीक है। उसका देखिए लाइसोसोम,
लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है, ठीक है ना, इसमें समझिए नहीं है, दुर्लभ है। इसमें क्या है, नहीं होगा। इसमें क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसमें होगा, इसमें होगा। तो ये कुछ समझ में आ रहा ना, ये एक आपका चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जंतु यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है ना, कौन कौन ऑर्गन किस में है और किस में नहीं है, ठीक है। बाकी सब अधिकतर, ठीक है ना, दोनों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है, दोनों में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, जो हेडिंग आपको पिछले क्लास में डाल के छोड़ दिए थे, अब उसको हम लोग देखेंगे, किसको, सेल स्ट्रक्चर को। चलिए देखिए चलता है या नहीं। रेड वाला खराब हो गया है लगता है, दूसरा लाना पड़ेगा। चलिए जी, इसको अब रिटायर ही कीजिए, हटाओ, किसी और मार्कर से काम चला लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका का संरचना, ठीक है ना। क्या देखेंगे, कोशिका का संरचना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कोशिका का संरचना। तो यहाँ पे आप, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका के संरचना तो देखेंगे ही, ये तो देख ही लिए। बाकी आप देखिए सेल भी देख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों आपका एनिमल सेल और आपका, ठीक है ना, साथ में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में आप यहाँ पे, ठीक है ना, डिफरेंट भी देख रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है ना, सेल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कोशिका के संरचना पे, ठीक है। देखिए कोशिका के संरचना को समझिए, ठीक है। तो देखिए जो सेल है, इस सेल को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा आपका होता है, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। आ रहा है समझ में, कितने भाग में, दो भाग में, सेल मेम्ब्रेन और जीव द्रव्य, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये कोई सेल है, ठीक है ना, ये कोई सेल है, तो इसकी जो बाहरी परत है, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, और साथ में न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जीव द्रव्य जो होगा, समझ में आ रहा है, तो इस जीव द्रव्य में सब चीज आ जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी चीज है सब किसके अंदर आ जाएगा, जीव द्रव्य के अंदर आ जाएगा। और देखिए इस जीव द्रव्य को यानी कि कितने भाग में बांटा गया है, इसको दो भाग में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसको कितने भाग में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, सॉरी जीव द्रव्य तो हो गया वहां ना, कोशिका द्रव्य क्या होगा, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। और केंद्रक, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, हाँ चलिए ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए कि ये जो इसके अंदर, यानी कि आप टोटल जो देख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि ये कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस, ये सब सम्मिलित रूप से क्या बनाता है, जीव द्रव्य, ठीक है। और ये जो है कोशिका द्रव्य, वो किसके, न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है,
यानी कि ये टोटल अगर देखे जाए तो कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी चीज है ऑल, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस भी इसी में समाहित है। ऑल सब किस में आएगा, जीव द्रव में आएगा। और इस न्यूक्लियस को छोड़कर, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़कर न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है, जो द्रव है, वो किस में आएगा, कोशिका द्रव में। और ये आपको तो पता ही है क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा? तो आपको समझ में आया कि जीव द्रव किसको कहेंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, यानी कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे, और न्यूक्लियस किसको कहेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए, अब इसको और भी अच्छे से अगर समझते हैं कोशिका के संरचना को, ठीक है ना, तो चलिए ये तो बोर्ड भर गया है, ठीक है ना, अब इसको साफ करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, कपड़ा कहाँ है जी साफ करने वाला, एक मिनट। अब इसको साफ करते हैं, ठीक है ना। देखिए समझ में आ गया, साफ कर रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको, ठीक है ना, इंटरेस्ट ही लगेगा। कभी कभी साइंस है, आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे के समझना ही होगा। ठीक है, जहाँ लगेगा कि हमको आसान करना है, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और आसान से आसान तरीके में समझाएं। अब चूंकि देखिए किसी कारणवश, ठीक है ना, वीडियो कई दिनों से नहीं आया था, कोशिश रहेगा कि अब कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाएं। अब चलिए देखिए कि सेल स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कि कोशिका जो संरचना है, यानी सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो इसको देखिए कि हम लोग कई भागों में, ठीक है ना, बांटकर देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें देखेंगे कोशिका का आवरण, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको समझिए, ठीक है ना, तो फिर से यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना, इधर फिर से बनाते हैं। एक आपका क्या है, कोशिका आवरण, यानी कि सेल आवरण, ठीक है ना। एक आपका क्या है, कोशिका द्रव, यानी कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और आपका क्या है, केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है ना। देखिए आवरण मतलब क्या होता है कि बाहरी लेयर, तो आवरण में दो आएगा, कौन कौन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो इसमें कौन कौन आएगा, सेल, शॉर्ट में लिख रहे हैं समझ जाइएगा, उधर पूरा लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल आएगा यानी कि कोशिका झिल्ली और, ठीक है ना, कोशिका भित्ति। इसमें देखिए, ठीक है ना, अब इसी में यानी कि आपका कोशिका द्रव में भी क्या होता है, कोशिकांग होते हैं। समझ में आ रहा है, क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं और रिक्तियां होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होती है, रिक्तियां होती है, और क्या होता है, कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गन होता है। और सेल ऑर्गन ये सेल ऑर्गन दो तरीका का होता है, ठीक है ना। एक होता है ऑर्गेनाइड, एक होता है आपका ऑर्गेनाइड, ठीक है, और एक होता है आपका मेटाप्लास्ट, मेटाप्लास्ट। ठीक है, अब ऑर्गेनाइड क्या है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, मेटाप्लास्ट को देखेंगे। समझ में आ रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइड है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग इस पर चढ़े हुए झिल्ली के
आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा, ठीक है ना, दोहरी झिल्ली, ठीक है, एक होगा आपका दोहरी झिल्ली, जैसा कि आप लोग वहां पे देख रहे होंगे बगल में, ठीक है ना, और एक है एक झिल्ली, समझ में आ रहा है, और एक है झिल्ली रहित, यानी कि झिल्ली होगा ही नहीं, झिल्ली होगा ही नहीं। अब देखिए झिल्ली वाला कौन कौन आएगा, तो आप वहां पे देख रहे हैं कि झिल्ली में आपको कौन आएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, समझ में आ रहा है ना, दोहरी झिल्ली, समझ रहा है, यानी कि डबल आपका मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है, डबल मेम्ब्रेन। तो उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया पर क्या होता है कि दोहरी झिल्ली पाया जाएगा, समझ में आ रहा है, कैसा पाया जाएगा, दोहरी झिल्ली पाएगा। जैसे समझिए इसको, अगर आप समझिए, हालांकि माइक्रोकॉन्ड्रिया ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बोलो, अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो इस पे एक लेयर और ऊपर से एक और लेयर रहेगा, समझ में आ रहा है, दोहरी झिल्ली रहेगा। उसके बाद दोहरी झिल्ली में और कौन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिड, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आएगा आपका, ठीक है, प्लास्टिड यानी कि लबक, जिस पे दोहरी झिल्ली होगा। एकल झिल्ली में कौन कौन आएगा, ठीक है ना, तो वहां पे देखिए कि एकल झिल्ली में आपका आएगा, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, वो आएगा। एक झिल्ली वाला और कौन कौन आएगा, तो गोल्जी बॉडी आएगा और लाइसोसोम आएगा, ठीक है ना, ये एक झिल्ली वाला है। झिल्ली रहित आपका कौन आएगा, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, इस पे किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाएगा, समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके में और देखिए कि इसमें जो है लवक, ठीक है ना, इन सभी में जो लवक है, यानी कि आपका अभी बताएं कि वो सबसे बड़ा है, समझ में आ रहा है ना, लवक क्या होता है कि सबसे बड़ा होता है आकार में। और मेटाप्लास्ट में देखिएगा इसमें 2 गो आएगा, एक आएगा आपका, ठीक है ना, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल यानी रसधानी, रसधानी। और आपका आएगा बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा आएगा क्या, बायोमोलिक्यूल्स। देखिए उसमें वहां पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। देखिए बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जीव, ठीक है ना, जीव कण यानी जैविक कण। तो इसमें आपका कौन कौन आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है ना, वसा आ सकता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, यही सब आएगा जैव मॉलिक्यूल्स में, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या था, सेल का स्ट्रक्चर। अभी और देखिए केंद्रक में क्या आएगा, देखिए केंद्रक में क्या क्या होता है, तो केंद्रक में होगा आपका, ठीक है ना, क्रोमोसोम यानी कि डीएनए, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, उधर आप देख रहे होंगे डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, और क्रोमोसोम, ये किस में होगा, केंद्रक में होगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपका सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है, संरचना है। अब हम एक एक करके, समझ में आ रहा है ना, इसमें जितने भी सेल ऑर्गन है, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि जैसे ही आपका सूक्ष्म यानी माइक्रो स्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तो सेल के अंदर, ठीक है ना, आसानी से देखा जा सकता था कि अब सेल के अंदर, ठीक है ना, क्या क्या ऑर्गन है, समझ में आ रहा है। और देखिए जो सेल ऑर्गन है, ये सेल ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करता है, समझ, सेल ऑर्गन क्या है कि ये कुछ ना कुछ काम करता है, जिसके कारण सेल जिंदा रहता है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। यह एक समान नहीं होता है, यानी सेल ऑर्गन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जिस वजह से सेल क्या है, जिंदा है। अब सेल ऑर्गन क्या है, जैसे देखिए कि सबका अपना अपना काम है, जैसे हमारे बॉडी में, ठीक है ना, अलग अलग अंग है, सभी अंग का अपना अलग अलग काम है, जैसे हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, ठीक है ना, कान का अलग काम है, नाक का अलग काम है, मुंह है तो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह समझिए कि हार्ट है तो, ठीक है ना, धड़क रहा है तो हम लोग जीवित हैं, हार्ट बंद हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएंगे। यानी कि समझ में आ रहा है कि सेल का प्रत्येक अंग अगर काम करेगा तो उसी तरह से सेल भी जिंदा रहेगा, समझ में आ रहा है। तो सेल के अंदर जो ऑर्गन है कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है ना, और ये एक समान नहीं होता। जैसे हमारा भी अंग देखिए एक समान है, ठीक है ना, हाथ का स्ट्रक्चर हाथ का और पैर का एक समान नहीं है, आंख का जो अंग है, ठीक है ना, और किसी अंग से मैच नहीं करता है। तो सेम उसी तरह से, ठीक है ना, यहाँ भी आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको देखेंगे, कोशिका झिल्ली को देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब हम लोग किसको देखेंगे, कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को देखेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन है क्या, तो चूंकि ये तो आपका जंतु कोशिका और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि आपका कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। बस अंतर इतना ही रहता है कि प्लांट सेल में जो पाया जाता है उसके ऊपर से एक और लेयर होता है किसका, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए अगर ये कोई सेल है तो इसके ऊपर एक लेयर होगा पतली सा, ठीक है ना, वो क्या होगा, सेल वॉल होगा। क्या होगा, सेल वॉल होगा। समझ में आ रहा है? और ये क्या होगा, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु यानी कि कुछ प्रमुख बिंदु है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो मुख्य बिंदु क्या है कि ये जंतु सेल का प्रथम, समझ में आ रहा ना, और एकमात्र परत है, जबकि पादप सेल का क्या है, द्वितीय। अभी जस्ट बताएं कि जंतु सेल में बस एकलौता रहेगा और पादप में क्या रहेगा, ये रहेगा, इस पर एक और लेयर रहेगा किसका, ठीक है ना, सेल वॉल का, ठीक है ना। तो ये सेल वॉल के बाद ही ना आएगा किसमें, प्लांट्स में, लेकिन जंतु में तो भाई पहले ही रहेगा। तो ये जो होगा, ठीक है ना, जंतु में प्रथम परत होगा और प्लांट्स में क्या होगा, द्वितीय परत के रूप में होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? और ये कैसा होगा, जीवित और सजीव होगा। समझ में आ रहा है? ये कैसा होगा, जीवित और सजीव होगा। ये जीवित और, वहां पे आप देख सकते होंगे स्लाइड में, ठीक है ना, ये जीवित, अब जीवित है तो सजीव ही होगा भाई। समझ में आ रहा है कि निर्जीव थोड़ी ना होगा, ठीक है ना, जीवित और सजीव होगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग, ठीक है ना जी, देख सकते हैं। अच्छा, जीवित रहने का क्या मतलब है सजीव, तो देखिए अगर ये जीवित है इसका मतलब ये हुआ अर्थ कि ये मरम्मत भी कर सकता है अपने आप को। मरम्मत करने का मतलब है कि अपने आप से, ठीक है ना, अगर इसका कहीं से सेल डैमेज हो रहा है तो अपने आप से ठीक कर लेगा। समझ में आ रहा है कि मरम्मत कर लेगा। जैसे मान लीजिए हल्का फुल्का हम लोग का कहीं छिल भी जाता है, ठीक है ना, कहीं थोड़ा सा खरोच आ जाता है, तो क्या उसके लिए डॉक्टर के यहाँ थोड़ी ना जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग में खुद ऐसा, ठीक है ना, इन्वायरमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना, इम्यूनिटी पावर है, ठीक है ना, जिससे मेरा क्या होता है, हम लोग सभी का क्या होता है, धीरे धीरे खुद ठीक हो जाता है, यानी सेल अपने आप को क्या करता है, फिर से रिकवर कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जीवित है यानी कि ये मरम्मत कर सकता है। अगर सेल अगर डैमेज हो गया, सेल डेड हो गया, तो वो फिर मरम्मत नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जीवित है मतलब ये सेल, ठीक है ना, मरम्मत भी कर सकता है। आ रहा है समझ में? और ये अगर देखिएगा इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर जो है आपका अर्ध पारगम्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्ध पारगम्य मतलब सेमी परमेबल। कैसा है? सेमी परमेबल है, अर्ध पारगम्य है, सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल कहने का मतलब है कि इसमें चयनात्मक गुण है, सिलेक्टिव नेचर पाया जाता है, ठीक है ना। सेमी परमेबल कहने का मतलब हुआ कि अर्ध पारगम्य। समझ में आ रहा है ना? अर्ध पारगम्य का मतलब हुआ कि अगर ये सेल है, ठीक है ना, तो अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि आपका सिलेक्टिव नेचर, ठीक है ना, कैसा नेचर, सिलेक्टिव नेचर। आ रहा है समझ में? सिलेक्टिव नेचर, या इसको कह सकते हैं सिलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? सिलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं, सिलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं, सिलेक्टिव परमेबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस सेल में अगर कोई चीज आना चाहे आ सकता है, ठीक है ना, ये जो झिल्ली उसको आने देगा, लेकिन बस शर्त ये होना चाहिए कि ये ऐसा चीज हो जो सेल को हानि ना पहुंचाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि जैसे कैसे किसी घर के यहाँ गार्ड हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि वॉचमैन जो होता है, तो वो अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिसको वो नहीं जान रहा है, ठीक है ना, उसको अगर डाउट हो कि ये व्यक्ति, ठीक है ना, गलत इरादे से घर में आएगा, तो क्या उसको आने देगा? नहीं। कोई जान पहचान का है, समझ में आ रहा है ना, जिसको वो जानता है उसको आने देगा। उसी तरह से ये झिल्ली काम करता है, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? हानिकारक पदार्थ आएगा तो नहीं आने देगा। अगर लाभदायक पदार्थ होगा, लाभदायक पदार्थ करने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि अगर ब्लड है और हमारे ब्लड से कोई पोषक पदार्थ, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर इसमें आएगा
तो इसको आने देगा, ठीक है, पोषक पदार्थ को आने देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए पोषक पदार्थ आएगा तो अभी जस्ट बोले कि सेल में क्या होता है कि जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इसमें बहुत सारा बायो रिएक्शन होता है, समझ, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो इसके अंदर बहुत सारा हानिकारक पदार्थ भी तो बनेगा। अब हानिकारक पदार्थ बनेगा तो ये हानिकारक पदार्थ इसके लिए तो भाई खराब है, अगर रह गया तो इसको क्या हुआ, सेल को क्षति पहुंचाएगा। जैसे अगर हम लोग खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है ना, जो बच जाता है हम लोग बॉडी से बाहर निकालना ही होता है, नहीं निकालिएगा तो समझ आ रहा है ना, शरीर में एक तरह से पॉइजन फैलेगा। या आप पानी पीते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यूरिन पास करते हैं, समझ आ रहा है ना, क्योंकि वो अमोनिया का मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है ना। अगर नहीं टॉयलेट अगर होगा आपका, शरीर में सिर्फ पानी पीते जाइएगा, टॉयलेट नहीं होगा तो शरीर में ऑटोमेटिक पॉइजन आपका फैलेगा। तो यहाँ भी देखिए हानिकारक पदार्थ है तो इसको निकलना जरूरी है, तो इसको निकलने देगा, समझ में आ रहा है, इसको नहीं रोकेगा। लेकिन इसके साथ चाहेगा कि कोई बढ़िया पदार्थ निकल जाए, उसको ये निकलने नहीं देगा। कितना होशियार है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम एक तरह से नेचर में प्राकृतिक तौर पे सेंसर का काम कर रहा है, ठीक है ना, कि किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है, एकदम गार्ड की तरह, समझ में आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, बढ़िया चीज आएगा आने देगा, खराब आएगा रोक देगा, हानिकारक चीज है उसको निकाल देगा यानी निकलने देगा, अगर इसके साथ कोई बढ़िया निकलेगा तो उसको रोक देगा, समझ में आ रहा है। यानी सिलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है कि किसको आना है किसको नहीं आना है, किसको बाहर भेजना है किसको बाहर नहीं भेजना है। तो अर्धपारगम्य का मतलब समझ गए, इसलिए इसको सिलेक्टिव नेचर या सिलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं कि और ये क्या क्या करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसमें देखिएगा कि ये आकृति तय करता है किसी भी सेल का, समझ में आ रहा है कि नहीं ये। अब देखिए कुछ पॉइंट अगर मान लीजिए कि आपको, ठीक है ना, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां बता रहे हैं, ठीक है ना, आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो इसके साथ साथ आप इसको भी इसमें ऐड करते जाइएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये आपका और क्या करता है, तो ये सेल के आकार को निर्धारित करता है, सेल के आकार को निर्धारित करता है, समझ आ रहा है ना। यानी कि क्या करता है, इसके आकार को तय करता है, आकार मतलब कि आकृति, सॉरी आकृति को तय करता है, आकृति को तय करता है, ठीक है, कि आकृति इसका कैसा होगा, समझ आ रहा है ना। कि देखिए ये बाहर से है, समझ में आ रहा है ना, तो बाहर से है तो इसका आकृति तय करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि आकृति कैसा होना चाहिए। जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये बॉटल है, ठीक है ना, इसका आकृति अभी ऐसा है, अगर मान लीजिए बाहर से कोई हम, ठीक है ना, लेयर हो और लेयर अगर ये इसके दबने लगे, ठीक है ना, तो इसका आकृति चेंज कर सकता है कि नहीं, यानी बाहर से अगर है, ठीक है ना, तो इसके आकृति को क्या कर सकता है, यानी इसको आकृति को निर्धारित करेगा कि नहीं करेगा, किसके, बॉटल को। जैसे हम दबा रहे हैं तो एक झिल्ली जैसा, उसी तरह से समझिए, समझ में आ रहा है, उसी तरह से कि ये आकृति को निर्धारित करता है, लेकिन वो भी कहाँ, बाहर से करता है। कहाँ से करता है, बाहर से, चूंकि ये बाहर है। बात कर लें कि आखिर, ठीक है ना, इसकी आकार की, किसकी, कोशिका झिल्ली की, तो आकार की अगर बात करें तो इसकी मोटाई की अगर बात करें तो मोटाई होता है आपका 75 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 75 एंगस्ट्रम। अब जानिए एंगस्ट्रम क्या है, तो एक एंगस्ट्रम में आपका 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए कि सेल का, ठीक है ना, रासायनिक संगठन क्या है, ठीक है ना, यानी कि केमिकल कंपोजिशन, यानी बना किससे है। अब हम लोग देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन यानी बना किससे, ठीक है ना। देखिए ये बना होता है प्रोटीन और वसा, ठीक है ना, यानी कि कौन सा वसा, प्रोटीन, और वसा मतलब कि क्या, लिपिड, समझ में आ रहा है। तो ये जो सेल बना हुआ है, ठीक है, सेल बना हुआ है आपका प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी कि लिपिड क्या है, वसा है,
बसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बसा है। तो ये बना होता है किससे, सेल, और सेल बना होता है प्रोटीन प्लस लिपिड का। समझ में आ रहा है। चलिए आगे अब इसमें, अब इसका कार्य हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम इसका कार्य को देखेंगे, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना, इसमें और भी देखेंगे, ठीक है ना। इस पे चर्चा करेंगे कि प्रोटीन और लिपिड का संरचना कैसा होता है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड है, ठीक है, तो ये किस तरह से व्यवस्थित होता है, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना। इसको देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग इसके कार्य को देख लेते हैं, सेल के फंक्शन को, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ सेल, फिर इस पे भी आएंगे। फंक्शन ऑफ सेल यानी कि इसके कार्य। देखिए इसके कार्य क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात करें तो ये निश्चित संरचना, समझ में अभी जस्ट बोले कि ये आकृति तय करेगा, ये निश्चित संरचना देगा, निश्चित संरचना कि होना कैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये खाद्य एवं हानिकारक पदार्थों का चयन करेगा, खाद्य या एवं कह सकते हैं हानिकारक पदार्थों का चयन करेगा। अरे भाई चयन करेगा तभी तो डिसाइड करेगा कि खाद्य पदार्थ को अंदर जाने देना है, ठीक है ना, और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और चूंकि देखिए कि एक कोशिकीय जीवों में, चूंकि एक ही कोशिकीय है, अब ये चलेगा तो बाहर से ही चलेगा, तो ये एक कोशिकीय जीव में ये प्रचलन अंग का काम करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। प्रचलन अंग कहने का मतलब है प्रचलन अंग सूक्ष्म जीवों में, यानी कि प्रचलन अंग क्या क्या होता है सूक्ष्म जीवों में, तो प्रचलन अंग इसमें होता है आपका सिलिया, फ्लैजिला और कूटपाद, ठीक है ना। क्या होता है, सिलिया, फ्लैजिला, और कूटपाद। अमीबा में पढ़े होंगे जी, कूटपाद। देखिए कूट मतलब पैर, पाद मतलब झूठा, यानी कि झूठा पैर। समझ में आ रहा है कि नहीं, अमीबा में आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो ये कुछ प्रचलन अंग है, और इसका क्या क्या काम है, तो ये देखिए ऑस्मोसिस और, ठीक है ना, डिफ्यूजन को संपन्न करता है, यानी कि ऑस्मोसिस के हिंदी में आपको बोलते हैं, ठीक है ना, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परासरण। और डिफ्यूजन भी करता है ये संपन्न, ठीक है ना, डिफ्यूजन भी करता है। डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण, ठीक है। अभी देखिए प्रासरण और जो विसरण है, आगे के क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रासरण और विसरण, ठीक है ना, क्या है, यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है, ठीक है ना। बस अभी इतना समझ जाइए कि ये, ठीक है ना, करता है। देखिए इसमें होता है क्या है ना कि निम्न, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में किसी में जाएगा, सांद्रता से किसी में निम्न से उच्च में जाएगा, तो किसमें क्या होगा आगे वाले क्लास में देख लेंगे। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, यानी कि सेल आपको क्लियर है, यानी सॉरी सेल में आपका सेल मेम्ब्रेन क्लियर है। अभी जस्ट एक चीज यहाँ पे छोड़े थे कि सेल बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है ना। अब देखिए कि ये प्रोटीन और लिपिड के आधार पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, दो गो आपका थ्योरी पेश हुआ है, कितने, ठीक है ना, दो मॉडल पेश हुआ है। समझ में आ रहा है ना, किसके आधार पे, प्रोटीन और लिपिड से संबंधित थ्योरी, किससे संबंधित, प्रोटीन और लिपिड से संबंधित थ्योरी। समझ में आ रहा है, तो देखिए हम लोग देखेंगे प्रोटीन और लिपिड से संबंधित थ्योरी। इसको मिटा देते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना, देखिए आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन
और लिपिड से संबंधित थ्योरी, यानी प्रोटीन प्लस लिपिड से रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका कितना थ्योरी है? 2 थ्योरी है। ठीक है ना। पहला जो आपका है जिसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है ना, मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट, ठीक है ना, क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरम, सॉरी मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। समझ में आ रहा है? देखिए इसको दिया है आपको किसने? तो इसको दिया है रॉबर्टसन ने। समझ में आ रहा है? किसने दिया है? रॉबर्टसन ने। सन, ठीक है ना, हिंदी में है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, रॉबर्टसन ने दिया। और देखिए इसने कहा क्या है भाई, रॉबर्टसन ने क्या कहा? तो देखिए क्या कहा। इसने कहा है कि जो सेल बना हुआ है, ठीक है ना, यानी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो प्रोटीन और लिपिड का तो किस तरह से अरेंज है, किस तरह से अरेंज है। तो देखिए इसने बताया कि अगर, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन का परत है और ये बना हुआ किससे? प्रोटीन प्लस लिपिड का। अरे समझिए किससे बना हुआ है? प्रोटीन प्लस लिपिड का बना हुआ है। तो देखिएगा कि इसमें ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, और बीच में क्या है? लिपिड है, लिपिड का परत है। बीच में क्या है? लिपिड का परत है। समझ में आ रहा है? बीच में क्या है? लिपिड का परत है। समझ में आ रहा है? अभी जस्ट आपको बताए थे कि इसका मोटाई कितना? 75 एंगस्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना? 75 एंगस्ट्रम। यानी कि इसका मोटाई और इसका मोटाई, तीनों के मोटाई मिलाकर कितना आना चाहिए? 75 एंगस्ट्रम आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक परत है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये प्रोटीन और बीच में लिपिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ग्रीन वाला को बना लेते हैं। ठीक है ना, ये प्रोटीन और ये लिपिड। समझ में आ रहा है? तो लिपिड अगर बीच में है, ऊपर नीचे प्रोटीन है, समझ में आ रहा है? तो इस मॉडल को बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दिया किसने? रॉबर्टसन ने दिया है। अब देखिए इसने बोला कि प्रोटीन का जो मोटाई होगा 20 एंगस्ट्रम, इसका भी नीचे 20 एंगस्ट्रम, और ये कितना होगा? 35 एंगस्ट्रम। जोड़ के देखिए 75 एंगस्ट्रम आ गया। समझ में आ रहा है? और देखिए फिर उसके बाद एक दूसरा भी आता है मॉडल, जिसको बोलते हैं आपको, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी तरल मोजाइक मॉडल। ठीक है ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या बोलेंगे? फ्लूइड मोजाइक, समझ में आ रहा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी कि तरल मोजाइक मॉडल। अब देखिए ये किसने दिया है? तो ये दिया है ठीक है ना, सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक है ना, किसने दिया है? सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है। ठीक है ना, सिंगल एवं निकोलसन ने। अब इसने क्या कहा भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए ज्यादा मान्य इसे ही दिया गया, यानी ज्यादा इसके मुकाबले में ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसको माना है कि जो सेल मेम्ब्रेन बना है, तो प्रोटीन और लिपिड का जो व्यवस्था है, जो सिंगलर और निकोलसन ने बताया, वैज्ञानिकों ने अधिकतर इसी को माना है। ठीक है ना, इसने क्या बताया कि प्रोटीन और लिपिड, ठीक जो है, तो लिपिड ऊपर नीचे है और प्रोटीन बीच में है, और लिपिड किस तरह से? तो इस तरह से है। समझ में आ रहा है? यानी कि
और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपका प्रोटीन है, गोल गोल मटर के दाने की तरह, है ना जी। छिम्मी देखे ना, छिम्मी इसी तरह से होता है ना, ठीक है। छिलका होता है, बीच में मटर का दाना होता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये आपका लिपिड है और ये लिपिड है, और बीच में क्या है, बीच में प्रोटीन है, जस्ट इसका उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें देखिए प्रोटीन ऊपर नीचे, बीच में लिपिड, इसमें लिपिड ऊपर नीचे, बीच में प्रोटीन, बस इतना अंतर है कि ये इसमें क्या है, गोलाकार है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन प्लस लिपिड से रिलेटेड थ्योरी। अब पूरी तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन समाप्त हुआ, पूरी तरह से क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसको, सेल वॉल को देखेंगे, यानी कि कोशिका भित्ति को देखेंगे। समझ में आ रहा है, किसको देखेंगे, कोशिका भित्ति को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, सेल वॉल को देखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेल वॉल को, ठीक है ना। चलिए तो आज के इतना ही, और कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि इसका लाभ अन्य स्टूडेंट भी उठा सके, और किसी भी एग्जाम में, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चैप्टर से आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यानी चैप्टर खत्म करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, जो विभिन्न एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट की तैयारी वाले एग्जामिनेशन में आपको काम देगा, समझ रहा है, यानी उसमें आपका क्वेश्चन लड़ेगा, वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।